अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। हर इंसान के साथ ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ होता है जो हमेशा उसको याद रह जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं और उनको उनकी परवाह भी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई छोटा सा भी वाक़या उनके साथ हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी उनके दिमाग पे नक्श रह जाता है। लेकिन स्पेशली बात की जाए जिन्नात की, उस छुपी हुई मखलूक की और इस तरह की चीज़ों की जिनको दिन के टाइम में तो हम डिस्कस कर लेते हैं, वैसे ही रात का अंधेरा होता है और हम इनकी बातें करना भी शुरू करें तो एक खौफ सा आ जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये इर्द गिर्द आके बैठ गए हैं। मेरे जहन में एक वाक़या भी आ रहा है, भूल जाता हूँ जब टाइम आता है सुनाने का। ऐसी ही जगह पे एक बैठ के हम लोग गपशप कर रहे थे और एक शख्स बार बार कहे जा रहा था, ओ यार इस तरह की बातें ना करो, क्योंकि जब इस तरह की बातें की जाती है तो ये मखलूक भी आके बैठ जाती है। ये वाक़या भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन आज एक वाक़या हॉरर कहानी है। आप लोगों के सच्चे वाक़यात जो मुझे भेजते हैं मैं सुनाता हूँ। वो है तो एक हॉरर कहानी, एक हॉरर स्टोरी है, दो कहानियाँ हैं। लेकिन उस कहानी को जब मैंने खुद सुना तो उन्होंने जो मुझसे सवाल किया, बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसी हैं जब स्टोरी सुनाने वाला, भेजने वाला एंड पे मुझसे सवाल करता है कि मदर साहब फिर ये क्या था। तो यकीन मानिए बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनका जवाब देना बहुत आसान होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिस पे मैं कहता हूँ ओ ज़बरदस्त, ये सवाल तो लोगों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी को सुनाने के बाद लोग भी मुझसे पूछेंगे ये क्या था। तो ये अहम तरीन एक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसको आज मैं सुनाने के बाद आपसे सवाल भी करूंगा, जवाब भी खुद ही दूंगा, लेकिन आपसे भी जाते जाते कुछ सवाल ज़रूर पूछ के जाऊंगा। नाम है इनका बख्तावर, कराची से इनका ताल्लुक़ है। पहले भी ये कहानी इन्होंने भेजी थी, सच्चियाँ कहानियाँ हैं जो कहती हैं मैं ढूंढ के आपको भेजती हूँ। और पहले तो मेरे ख्याल में एक और स्टॉप पे रहती थी, आजकल कहती है मैं कराची की एक और जगह पे आ गई हूँ। तो कराची मलीर में मेरे ख्याल में ये दोनों वाक़यात जो इन्होंने भेजे हैं ये कराची के सच्चे वाक़े हैं। एक वाक़या जो आज से 2.5-3 साल पहले तकरीबन कहती हैं हुआ है, और दूसरा वाक़या है उनके फूफा का, उनकी जो फूफी के हस्बैंड थे, फूफा जिनके साथ ये वाक़या तकरीबन 20-22 साल पहले कराची, जिसका नाम है लियारी कमीला स्टॉप, बस स्टॉप था पुराना। आज तो वो कहती है 20 साल के बाद बहुत कराची और रोशन हो गया है और आबाद हो गया है, लेकिन इस स्टॉप पे, इस जगह पे पहले इतना ट्रैफिक रश और चीज़ें नहीं थी, कम थी 20-22 साल पहले। फूफा जिनका फ़र्ज़ी नाम ही उन्होंने कहा आप रख दीजिए अजमल, मिलता जुलता नाम मैंने रख दिया। ये एक जिंदा दिल शख्स थे, बातें करते तो ऐसी बातें करते कि लोग इनकी बातों के गर्विदा हो जाते। महफिल की जान कहलाते, जिंदा दिल थे, बहादुर शख्स थे, डरने वालों में से नहीं थे। और जिस भी महफिल में अफजल पहुंच जाते, क्या नाम है, अजमल, फर्जी नाम मैंने जो रखा लिख लेता हूँ मुझे भी भूल ना जाए, अजमल पहुंच जाते तो लोग बैठ जाते, लोग भी कंपनी का आज मज़ा आएगा, अजमल आया हुआ है, आज हंसी मजाक होगा, शरारत होगा। ये भी एक बड़ी कमाल बात होती है कि आप किसी महफिल में जाएं तो महफिल की जान बन जाएं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, जब वो महफिल में आते थे तो यकीन मानिए महफिल को 4 चांद लगा जाते थे और सब कहते थे कि यार ये बंदा आता है तो कमाल है, यकीन मानिए उठने को फिर दिल ही नहीं करता। लेकिन बात कोई भी ऐसी ना की जाए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, ऐसी बात जिससे कोई हंसता है, मुस्कुराता है, खुश होता है, तो ये भी नेकी का काम है, ज़बरदस्त काम है, लेकिन दिल आज़ारी वाली मजाक भी नहीं। तो यूँ अक्सर बातें होती, जिन्नात की भी होती, भूत प्रीत, चुड़ैल, जिन, अंधेरा, जंगल, कहानी। वो हंसना शुरू कर देते और अजमल कहते को यार कौन से दौर की बात करते हो, जिन भूत चुड़ैलें ये भी बेचारी अब भाग गई हैं, कराची बड़ा हो गया है
और कराची जो है अब वो जिन भूतों को निकाल चुका है। होंगी कभी किसी दौर में यहाँ पे चुड़ैलें भी होंगी, भूत भी रहते होंगे, जिन भी रहते होंगे, लेकिन अब हम जैसे जो जिन आ गए हैं वो अपने आप को मजाक में जिन कहते, तो हमारे होते हुए अब जिनों की जगह ही कहाँ बची है। छोड़ो यार, जिनों को नहीं है बेचारे, जिन जगह ही नहीं है अब तो कराची में, तो जिन कहाँ से आएंगे। ऐसी मजाक में बात टाल देते, और जब कहीं कभी भी जिक्र होता तो सब यही कहते कि यार ये वाहिद बंदा देखा है जो कभी डरता नहीं है, बहुत ही बहादुर है, इसके बातों से भी लगता है और इसकी जिगरे से भी लगता है, जिस तरह ये रातों को इधर उधर चला जाता है, लगता नहीं कभी ये बंदा डरा होगा। वो अपने किस्से भी सुनाते कि यार हम तो रातों को फ़लाँ जगह पे भी गए थे, उस रात हम फ़लाँ जगह पे भी गए थे, फ़लाँ जगह। वो लोग कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं मानते, वो कहते हैं यार मैं गया हूँ, इसमें छुपाने वाली झूठ बोलने वाली क्या बात है। और बहुत सारे अपने ऐसे किस्से भी सुनाते हैं कि हम रात को एक जगह पे वहाँ पे गए, लेकिन हमें तो भाई कोई जिन नहीं मिला। हाँ जिन थे वहाँ पे, जब हम वहाँ पहुँच गए और जिनों को पता लग गया कि हम आ गए हैं तो जिन वहाँ से भाग गए और लोग हंसते। वक्त गुजरता रहा, वो जवान शख्स भी आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जाते जाते आखिरकार बूढ़ा हो ही गया, लेकिन अब भी तंज़ो मज़ा वही था, अब भी महफिल की जान थे, अब भी लोगों में बैठते हंसते मुस्कुराते शरारतें करते, लेकिन जिनों की बात पे कहते और नहीं नहीं छोड़ो यार, ज़िंदगी में जिन नहीं देखे। हाँ मुझे कभी कभी जिन नज़र आता है जब मैं शीशा देखता हूँ। एक अक्सर बात मैं भी मजाक में कहता हूँ, कहते जिन देखना है, कोई मुझसे फरमाइश करता है सर जिन तो दिखाएं, तो मैं कहता हूँ शीशा देखो आपको जिन नज़र आएगा, क्योंकि मैं खुद सुबह उठ के जब शीशा देखता हूँ तो मुझे जिन नज़र आता है। कहते हैं ये एक तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, वो अपने दोस्त के घर गए हुए थे, वहीं पे बैठे हुए थे कि उन्होंने टाइम देखा तो रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। उन्होंने दोस्त से कहा यार टाइम बहुत हो गया है, घर वाले मेरे ही इंतज़ार में होंगे कि मैं घर पहुंचूं, तो वो दरवाज़ा बंद करें क्योंकि वो सारे सो चुके होते, तो मेरे ख्याल में अब मुझे निकलना चाहिए, अब तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, टाइम का मुझे पता ही नहीं लगा, बस इजाज़त चाहिए। दोस्त ने इजाज़त दी और वो अपने मोटरसाइकिल पे बैठे और वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गए। तकरीबन घर के करीब ही पहुंच चुके थे, लेकिन रास्ते में ही थे। मोटरसाइकिल की वो जो रोशनी पड़ रही थी, वो एक ऐसे रास्ते से आ रहे थे जहाँ से पहले भी वो कई दफ़ा गुजर चुके थे, और उनको घर वालों ने कई दफ़ा कहा था कि आप अक्सर रात को लेट हो जाते हैं तो इस रास्ते को ना अपनाया करें, आपको मना किया है। तो आगे से हंस पड़ते और वो ही मजाक उड़ाते कि यार पहले कभी जिन नज़र आया जो अब नज़र आएगा, भूतनी आ जाएगी तो चलो बैठ के मैं भी उसको कह दूंगा भूतनी है तो कोई चाय शाय पिला दे, और वैसे मजाक करते। तो लोग तो उनको यही कहते बार बार कि आप ऐसे रास्तों से ना गुजरा करें, लेकिन घर वाले स्पेशली लड़ते थे इस रास्ते से बस अब ना आया करें, जब आपको कहा है तो आप क्यों आते हैं, तो वो हंस देते। आज भी वही रूटीन वाइज उसी रास्ते से ही आ रहे थे जिसके बारे में घर वालों ने, दोस्तों ने उनको बारहा समझाया था कि ये रास्ता ठीक नहीं है, आप यहाँ से ना आया करें। तो वो फिर वही मजाक में कहते, सवाल पूछ, ओ भाई क्या ठीक नहीं है, मुझे भी तो पता लगे किसके साथ क्या हुआ आज तक, ऐमे किस्से कहानियाँ सुन रखी हैं तुम लोगों ने, कुछ नहीं होता। उसी रास्ते से आ रहे थे, घर के बिल्कुल करीब पहुँचे थे, तो उस वक्त सड़क बिल्कुल वीरान सी, ये छोटी सी एक सड़क थी, मेन रोड तो थे ही नहीं जिस तरफ से वो आ रहे थे, वीरान सा रास्ता था। यहाँ पे अक्सर रात को कोई भी नहीं गुजरता था, इसके बारे में बहुत सारी किस्से कहानियाँ मशहूर थी। वो अपनी बाइक को चलाते एक अंधेरे की उस रात में जहाँ पे हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ कहीं झींगड़ के बोलने की आवाज़ थी, वहीं एक मोटरसाइकिल का इंजन था जो तेज़ तेज़ दौड़ रहा था और इंजन में से आवाज़ आ रही थी, मोटरसाइकिल चलता हुआ जा रहा था। और वो बिल्कुल घर के जब करीब पहुंच गए, रिलैक्स हो गए थे, चले मैं घर से पहुंच गया हूँ, तो एकदम उन्होंने मोटरसाइकिल की लाइट में देखा सामने वो जो जिस छोटी सी सड़क पे जा रहे थे उसके बिल्कुल साइड पे एक बच्चा बैठा हुआ था। वो जानते थे कि रात को वो लेट नाइट घर की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त रोड की तरफ बच्चा बैठा है, खैर है ये कौन है। उन्होंने बाइक और आहिस्ता कर दी, तो अब रोशनी उसी तरफ कर दी बच्चे की तरफ, ताकि देख सके मेरा वहम है या वाकई कोई बच्चा बैठा हुआ है। जब मोटरसाइकिल की रोशनी उस बच्चे पे पड़ी तो बात क्लियर होगी, नहीं वहम नहीं है, कोई बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उस बच्चे के करीब पहुँच के और बाइक को रोक दी। तकरीबन ये कोई
5-6 साल का बच्चा था, लेकिन कपड़ों के बगैर बिल्कुल नंगा बच्चा था। उसने कुछ भी जिस्म पे नहीं पहन रखा था। एक काला कलर था, सांवला कलर उसको कह सकते हैं, सांवले कलर का ये बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ था। वो उसके पास पहुंचे और एकदम हैरान में उसको कहा, भाई यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूं। कहाँ पे है तुम्हारा घर? उसने कहा, ये तो मुझे पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन वो गली है, गली का फलां जो रास्ता है ना, उसके पीछे वाली गली में घर है। अब वो यकीनन सी बात है, बच्चे से सवाल तो कर रहे थे कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। अगर बच्चे को याद होता तो वो जा चुका होता। खुद ही अपने सवाल पे हैरत हुई और कहा, बाप का नाम क्या है तुम्हारे? तो उसने अपने बाप का नाम बताया और साथ ही अपने ताया का नाम भी बताया कि मेरे अब्बा जी का नाम ये है और ये मेरे ताया का नाम है। तो उन्होंने अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दिया तो एकदम से उनको याद आ गया, उनकी गली के काफ़ी आगे जाके वो जो हैं वो साहब रहते हैं, उनको जानते थे। तो उन्होंने एक और नाम लिया, कहीं उनकी बात तो नहीं कर रहे, उनके भाई ये भी है। उन्होंने कहा, हाँ जी वही, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ये उससे बड़े मेरे ताया हैं और ये छोटे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम रात को इस टाइम निकल के यहाँ पे क्या करने आए हो? उसने कहा, जी मैं घर से बाहर निकला था, खेल रहा था, तो मैं चलता गया। मैंने कहा शायद घर की तरफ जा रहा हूँ, तो आते आते मैं दूर आ गया। मैं अब इतनी दूर आके बैठ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा इधर जाऊँ किस तरफ जाऊँ। मैं परेशान होकर बैठा हुआ हूँ। अब वो बच्चा मासूम था, बातों से भी लग रहा था कि वो रास्ता भूल गया है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही, वो उलझा हुआ है। घर को जितना करीब समझ के जाता रहा वो और दूर आ चुका था। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं आया था, तकरीबन करीब ही था। अच्छा, कहा ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारे घर का जान गया हूँ, आओ जाओ, तुम्हें पहले मैं घर छोड़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा, आओ बैठ जाओ। तो वो इस अंदाज में उसको बुलाया कि आगे बिठा लेता हूँ। तो वो खुद ही जल्दी से पीछे की तरफ बैठने लगा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पीछे बैठता हूँ। अच्छा, कहा पकड़ के बैठ जाओगे ना? उन्होंने कहा, हाँ मैं आपको पकड़ के बैठ जाऊँगा, मैं बैठता रहता हूँ ताया के साथ। वो बिल्कुल नंग धड़ंग सा बच्चा, जिसके जिस्म पे कोई भी लिबास नहीं था, सांवले कलर का बच्चा, ना कोई खूबसूरत बच्चा था ना कोई बहुत ही बदसूरत, एक सांवला सा बच्चा था। वो पीछे बैठ गया। उसने उनको पीछे से पकड़ लिया, जैसे कोई बच्चा बैठता है, बड़े को पकड़ के बैठता है, ऐसे पकड़ के बैठ गया और उन्होंने बाइक चला दी। अब तकरीबन जो रास्ता बच गया था वो कोई 5-7 मिनट का ही, टोटल 5-6 मिनट का ही रास्ता बच गया था। उसके बाद उनका घर आ जाना था। लेकिन अब वो रुख बदल चुके थे कि दूसरी सिमत में जो गली थी, उधर जो घर था इस बच्चे का, पहले उसको छोड़ना था, फिर वो अपने घर की तरफ जाते। जो रास्ता 5-6 मिनट का था, तो अभी वो कोई तकरीबन 3-4 मिनट का ही रास्ता उन्होंने तय किया होगा। वो कहते हैं 3-4 मिनट का, कि मेरी बाइक ना बैठना शुरू हो गई। इंजन की आवाज़ भी बिल्कुल वैसे है जिस स्पीड से मैं आ रहा था, वही इंजन की आवाज़ है, उसमें भी तब्दीली नहीं आई। लेकिन गाड़ी इस तरह बैठना शुरू हो गई कि जिस तरह गाड़ी का ज़ोर लग रहा है, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही। तो मैंने चलते चलते ऐसे अगले टायर की तरफ देखा, कहीं टायर पंचर तो नहीं हो गया। देखा नहीं, टायर में हवा है। ऐसे मुड़ के पीछे वाले टायर की तरफ भी देखा, उसमें भी हवा ठीक है। तो यार बाइक को क्या हुआ है? मैं और थोड़ा सा रेस दे रहा हूँ कि चले, और बाइक नहीं चल रहा और भारी हो रहा है। यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा और मज़ीद गया, आधा मिनट और गयाऊँगा तो बाइक स्लो होते होते इतना भारी होता जा रहा है कि मैं रेस दे रहा हूँ और बाइक बिल्कुल ही नहीं चल रहा। और एक जगह तो ऐसी आई कि बाइक स्टार्ट है, गियर भी लगा हुआ है, मैं चला रहा हूँ, लेकिन बाइक हिल नहीं रहा, अपनी जगह पे रुका हुआ है। मैं जोर लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार बाइक को क्या हो गया? मैं परेशान हो गया हूँ। इधर उधर बाइक को देखा है, बच्चा अभी तक मुझे इस तरह पकड़ के बैठा है। और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा है, अंधेरा था, लेकिन मुझे शक सा पड़ा है कि ये क्या है, वाकई मेरा वहम है या कुछ है। मैं इस अंदाज में गौर से देखना शुरू हो गया, और जब मैंने मुसलसल उस तरफ देखा तो पता लगा वही बच्चा जो पीछे बैठा हुआ था, उसकी टांगें ज़मीन को टच होती हुई इतनी दूर तक चली गई थी, इतनी दूर तक चली गई थी कि वो उस बच्चे के ही टांगें थीं, जो उसी तरह पतली काली सी टांगें दूर तक नज़र आ रही थी। तो कहते हैं एकदम से बाइक को मैंने ऐसे स्टैंड पे लगाया और एकदम से उठ के मैं खड़ा हो गया देखने के लिए वहम है या हकीकत है। तो देखा वाकई उस बच्चे की टांगें इतनी लंबी हो गई थी, इतनी लंबी हो गई थी, जहाँ तक अंधेरा था, जहाँ तक मेरी निगाह जा रही थी, पता नहीं कितनी दूर थी, ये मैं एंड नहीं देख सका अंधेरे की वजह से। लेकिन मुसलसल आंखें जा रही थी। अभी इस पाँव को देख के जैसे ही मैंने बच्चे की तरफ देखा,
वही कदो कामत, वही 5-6 साल का बच्चा, लेकिन इस वक्त जो उसका चेहरा था वो एक 100 साल से बड़ी उम्र का, जिस तरह बूढ़ा होता है उस छोटे से बच्चे का चेहरा एक बिल्कुल बूढ़े शख्स की तरह हो चुका था, जो झुर्रियों से भरा हुआ था और एक दाढ़ी थी सीधी सफ़ेद सी नीचे की तरफ आ रही थी, और उसके बाल सीधे, जिस तरह जेल लगा के कोई स्पाइक बनाता है ऊपर की तरफ बाल खड़े कर लेते हैं लड़के, स्पाइक बना के हाथों को लगा के सीधे स्ट्रेट बाल खड़े कर देते हैं, तो उसके ऊपर के सर के बाल सीधे खड़े हुए थे, नीचे के जो बाल थे वो दाढ़ी बन चुकी थी। जब मैंने उसको देखा तो वो बैठा था, उसके सर पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, अगर बाल थे तो कोई छोटे छोटे टिंड टाइप सी थी, जैसे गंजा सा था, या बहुत छोटे छोटे बाल थे, फुल गंजा नहीं, मतलब छोटे छोटे बाल थे। अब उसके सफ़ेद बाल भी थे जो सीधे खड़े हुए थे ऊपर की तरफ, और नीचे दाढ़ी थी, और चेहरा झुर्रियों से भर गया था, बूढ़े शख्स का चेहरा, खौफनाक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 120-130 साल हो, तो वो कैसा भयानक और झुर्रियों भरा चेहरा होगा। और वो मुझे देख के अपनी बत्तीसी निकाल के हंस रहा था, ही। कहते हैं मेरा सांस ऊपर को ऊपर और नीचे का नीचे कि ये कौन है। वही बच्चा जो था वो इस वक्त बूढ़ा शख्स बन चुका है, झुर्रियों भरा, दाढ़ी भी है, और ही हंस रहा है, और टांगे उसकी वो जा रही है, अभी तक बाइक पे बैठा हुआ है। मेरे अंदर अब कोई हिम्मत नहीं थी, ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज शायद प्रैक्टिकली हुआ था। इतनी लंबी उसकी टांगें, और उसके बाद उसका चेहरा जिस तरह बदल चुका था, इतना तो मैं समझ गया था ये इंसान नहीं है, कोई और ही मखलूक है जिसका चेहरा झुर्रियों भरा हो गया, और टांगे वो दूर तक जा रही हैं, अभी तक नंग धड़ंग वो बच्चा जो बूढ़ा बन चुका था, जिस्म उतना ही था, हंस रहा था, और हंसते हंसते कहता है, हाँ अब देख लिया, तुम डरते नहीं हो ना, तुम कहते हो जिन नहीं होते, तुम्हें जिनों का नहीं पता, तुम्हें डर नहीं लगता, तुमने कभी देखा नहीं, देख लिया, और दिखाऊं कुछ, ही। फिर हंसना शुरू हो गया, और वो तंजिया हंस रहा था, रुको कुछ और दिखाता हूँ। उसने ये जैसे ही कहा तो एकदम उसको एहसास हुआ, इससे पहले कि मेरी दिल की धड़कन तेज़ है, जिस्म कांप रहा है, और मैं जो मंजर देख चुका हूँ कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ूँ या पता नहीं अब मज़ीद ये मेरे साथ क्या करे। वो इतना भयानक बूढ़ा बन चुका था, और जब आप किसी इंसान होकर देखें, किसी की टांगें इतनी दूर तक जा रही हैं, जहाँ तक निगाह जा रही है, मज़ीद आप मंजर के लिए तैयार होंगे। वो जितना बहादुर था, उसकी बस इतनी बहादुरी हुई कि वो बेहोश होकर गिरा नहीं, उसने दौड़ लगा दी। पीछे कहके की जो आवाज़ थी, ही, वो ऊंची होती गई, ऊंची होती गई। वो जूं दूर भाग रहा था, आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी, आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी, और आखिरी आवाज़ उसके कानों ने सुनी, अभी रुक ना, अभी तो तुझे और बहुत कुछ दिखाना था, तू मानता नहीं ना इन चीज़ों को, रुक मैं तुझे दिखाऊं। ये कहाँ डर के चले गए, कहीं नहीं गए, तुझे आज देखने के लिए आए, आजा आजा तुझे दिखाऊं। इस तरह की आवाज़ें थी जो उसको पीछे आ रही थी। लेकिन वो भागता हाँफता कांपता घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, जिस अंदाज में वो पहुंचा और जिस अंदाज में गिरता पड़ता वो पहुंच तो गया। घर वालों को अंदाज़ा हुआ, उसकी शक्ल देख के ही मामला गड़बड़ है। उससे पूछा क्या हुआ, बाइक कहाँ है, तो उसने बस इतना हाँफते हुए कहा बाइक उधर खड़ी है। और उसके बाद गिरे और बेहोश हो गए। मोहल्ले वालों को उठाया गया, शोर से बाकी भी उठ गए, मोहल्ले वाले भी उठ गए। क्या हुआ, और पता लगा जी अजमल साहब इस तरह हुआ है और बेहोश पड़े हैं और बाइक उधर है। मोहल्ले वालों ने कहा चलो यार कोई 8-10 बंदे होके चलते हैं, देख के आते हैं बाइक कहाँ है। तो वो सारे गए, तो बाइक वाकई स्टैंड पे लगी हुई थी, जिस जगह पे उसने कहा था वहीं पे खड़ी हुई थी। वो बाइक लेके आ गए। इतनी देर में घर वाले उसको होश लाने में लगे हुए थे, उसको होश तो आ गए, लेकिन जब उसने देखा मोहल्ले वाले जमा हैं, सारे घर वाले जमा हैं, तो वो बताने से कतरा रहा था। अभी तक उसका खौफ उतरा नहीं था। खैर रात को उनको बुखार हो गया, सुबह उनको डॉक्टर के पास लेके गए। 2-3 दिन के बाद जब बेहतर हुए तब उन्होंने सबको बुला के कहा मैं माजरत ख्वाह हूँ अपने लफ्ज़ों पे, मैंने जो कुछ भी कहा था मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं डर गया हूँ, मैंने सचमुच में उस मखलूक को देख लिया है। शायद वो मखलूक जान के मेरे सामने आई है मेरी बातों की वजह से कि तुम मानते नहीं हो ना, रुको तुम्हें दिखाते हैं। तो जितना मैंने उसको भयानक देखा है उस बच्चे से बूढ़ा बनते हुए, और जितना उसकी लंबी टांगें थी, और अभी तो वो पता नहीं क्या और मुझे दिखाना चाह रहा था कि मैं भाग गया। और उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली, दोबारा मैं ज़िंदगी भर कभी इनके साथ मजाक नहीं करूँगा, ना इन पर तंज करूँगा, ना इनका मजाक उड़ाऊँगा। ये था उनकी फूफा की कहानी। दूसरी कहानी जो उन्होंने भेजी है वो है उनकी दोस्त, जिसका भी उन्होंने मिलता जुलता नाम है, नाज, जिसकी शादी हुई थी 2018 में। बख्तावर ने कहानी भेजी है, कराची मलीर में उनकी इस दोस्त बख्तावर की, इनकी दोस्त नहीं, एक कज़न के आगे दोस्त है जिनकी ये सच्ची वो कहती हैं कहानी है। नाम क्या है इनका, नाज। नाज एक गरीब घर की लड़की थी,
दरमियानी शक्ल सूरत की मालिक थी, ना बहुत ज़्यादा हसीन ना बहुत ज़्यादा बदसूरत, बस अच्छा चेहरा था, नॉर्मल चेहरा था। एक गरीब घर में रहती थी, गपशप करती, हंसमुख थी, काम करने वाली। बलोच कल्चर से ताल्लुक़ था, बख्तावर भी बलोच है जिन्होंने कहानी भेजी है। कहते हमारा बलोच का कल्चर है कि हम ख़वातीन जब टाइम मिलता है तो कढ़ाई करने बैठ जाती हैं, कपड़े, बलोची कपड़े बहुत ज़्यादा चलते हैं, बलोची शालें, बलोची लेडीज़ कपड़े बहुत दुनिया में मशहूर हैं, पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। तो वो इस तरह का होता कि वो शाल उठाती और कपड़े बनाना शुरू कर देती, उनके ऊपर कढ़ाई वगैरह करती रहती थी। बख्तावर भी नाज भी यारों की यार थी, उसकी जो सहेलियां थीं वो शरारतें करती, गपशप करती, और जब जब टाइम मिलता तो उसको भी हुनर आता था, वो भी बैठ के उनके साथ कढ़ाई करती थी। मर्द आके बैठते, हुक्का शुक्का पीते। 2018 में उसकी शादी एक गरीब ख़ानदान के अंदर ही हो गई। छोटा सा एक घर था, कच्चा सा घर, कमरे 2-3 बने हुए थे, कच्चे से थे, बहुत ऊंची उसकी छत नहीं थी, छोटे कमरे थे, ज़्यादा ऊंचे नहीं थे, छोटा सा किचन बना हुआ था। वो अपनी शादी पे खुश थी, रुखसत होके एक और घर में पहुंच गई। वहाँ पे जब शादी होती है तो कुछ दिनों तक रौनक लगी रहती है, और इस घर में भी रौनक थी। रोज़ मर्द आते, बाहर बैठक में बैठते, हुक्का शुक्का पीते, गपशप करते, कि वो ये शादी वाला घर था, दुल्हन आई थी इस घर में, दूल्हा बना था कोई। औरतें भी आके बैठती, गपशप करती, और उस कल्चर के हिसाब से बैठ के फिर कढ़ाई भी कर लेती, बातें भी करती रहती। ऐसे ही वक्त बेहतरीन गुजर रहा था, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। रोज़ किसी न किसी का आना, बैठना, गपशप करना, कढ़ाई करना और हुक्का पीना चलता रहा। कि उन्हीं दिनों उनके मोहल्ले के अंदर एक शादी हुई, गली से एक पीछे गली थी, वहाँ पे शादी हुई। तो उस शादी में घर वाले तैयारी कर रहे थे, तो वो दुल्हन जो अब तकरीबन 2-3 महीने उसकी शादी को हो चुके थे, वो भी खुश थी अपनी शादी से, अपने इस घर से। वो भी घर वालों के साथ तैयार हुई और वो भी रात को शादी पे चली गई। उसने शादी अटेंड की। शादी के बाद सारे घर वाले अपने अपने घर पहुंचे। नाज भी अपनी फैमिली के साथ, ससुराल वालों के साथ घर पहुंची, और आके कपड़े शपड़े चेंज करके जिस तरह सोते हैं वो भी सो गई। जब सुबह उठे हैं तो हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ हो गया। वाहिद नाज ही ऐसी थी जो खामोश थी। सास ने पूछा, नाज क्या हुआ? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो चुप सी गुमसुम सी बैठी रही। क्या कोई शोहर से लड़ाई हुई है, कोई बात हो गई है, क्या हुआ है? कई सवाल पूछे गए, लेकिन नाज ने किसी भी सवाल का जवाब न दिया, खामोश चुप गुमसुम सी बैठी रही। उसके शोहर को बुलाया गया, माँ ने बुलाया और पूछा अपने बेटे से, क्या कहा है? नाज बोल नहीं रही, किसी बात का जवाब नहीं दे रही। रात शादी पे गई थी, वहाँ से तो ठीक आई थी, शादी पे तो हम ठीक गए थे, वापसी वो चुप आई है, लेकिन तुम्हारे साथ कमरे में थी, क्या हुआ है? लड़ाई हुई है, क्या हुआ? बेटे ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम छुपा रहे हो मुझसे। उसने कहा, नहीं माँ कुछ भी नहीं हुआ, तुम जाके पूछो। शोहर पहुंचा, नाज से सवाल जब किए, नाज क्या हुआ है, मुझे बताओ। बहुत सारी कोशिश के बावजूद शोहर भी थक हार के माँ के पास आया, हुआ क्या है, ये बोल क्यों नहीं रही? माँ ने कहा, मुझे भी नहीं पता, मैं तो खुद हैरान हूँ, नाज को क्या हो गया, बोल नहीं रही। बाकी घर वाले भी जमा हो गए, नाज क्या हुआ है, हमें बताओ, क्या बात हो गई है, क्या परेशानी है, क्या चीज़ है? नाज बिल्कुल खामोश। चलें, मर्दों ने कहा, उन तक ये बातें पहुंची, बुजुर्गों ने, उन्होंने भी सर पे हाथ रखा, नाज कर पूछा, नाज बेटा बताओ क्या हुआ है, क्यों चुप हो, क्या बात है, मुझे बताओ। सबको कमरे से निकाल दिया ससुर ने। बाप हूँ मैं तुम्हारा, ससुर ना समझो, मुझे बाप समझो। वो भी सारा दिन पूछता रहा, कुछ भी ना हुआ। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। सब ने कहा चलें 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगी, बच्ची है, कोई बात लग गई है बुरी, नहीं बता रही, बता देगी, ना करें इस तरह। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजर गया। तो फिर भी जब नाज ने कोई बात नहीं की तो उन्होंने कहा, यार नाज के घर वालों को बुलाओ, क्या हो गया, 2 दिन से बात नहीं कर रही, सब खैरियत तो है ना? नाज के घर वाले पहुंचे। नाज बेटा क्या हुआ है? जिस तरह माँ बहनें पूछती हैं, नाज से पूछा गया, हर एक ने सवाल किया, लेकिन नाज ऐसी थी जैसे बुत सी बन गई हो। ज़बरदस्ती की जाती तो पानी पी लेती, ज़बरदस्ती की जाती तो चंद लुक में ठोंस लेती थी, लेकिन बैठी हुई थी। लेटी है तो लेटी हुई थी, बैठी है तो बैठी हुई थी। ऐसे गुमसुम सी हो गई थी जैसे दीवार को तकना शुरू होती तो तकती ही जाती, तकती ही जाती, और पलकें झपकना भूल जाती, देखती ही जाती। माँ बाप भी जोर लगा के थक गए तो वो बाहर निकले कमरे से और पूछा, क्या हुआ है,
आप लोग बताएं। उन्होंने कहा तो हमने आपको इसीलिए तो बुलाया है, आप पता करें क्या हुआ है। उन्होंने कहा यही तो हम परेशान हैं, वो तो बोलने तक को तैयार नहीं है, कुछ बताने तक को तैयार नहीं है। भरपूर जब फैमिली कोशिश कर चुकी तो उसके बावजूद भी नाज थी कि बिल्कुल ही खामोश थी। कुछ दिन मजीद इस तरह गुजर गए और नाज का कुछ भी बदलाव ना हुआ, बिल्कुल रवैया वही का वही रहा, सेम। नाज बिल्कुल खामोश। पहले दोनों फैमिलीज एक दूसरे पे शक कर रही थी। नाज के माँ बाप यही सोच रहे थे इन्होंने कुछ कह दिया है जिसको वो दिल पे ले बैठी है, और वो बेचारे खुद से परेशान थे, उसका शौहर भी, नाज की सास भी, ससुर भी, सारे कि यार हमने क्या कह दिया, हमने तो कुछ कहा नहीं, क्या हुआ है। शादी पे आखिरी गए थे और उसके बाद ये हुआ है। जब सब कोशिश करके थक हार गए और उस छोटे से कमरे के अंदर वही नाज गुमसुम सी लेटी है, बैठी है, कुछ भी जवाब नहीं दे रही और खामोश तबीयत हो गई, तो वो वाकई परेशान हो गए कि ये बात वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। अब ये बात मोहल्ले तक भी पहुंची, लोग आके भी नाज से बात कर रहे हैं। मोहल्ले की कोई औरत आके उसके सर पे हाथ रख रही है, नाज बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है, किसी को ना बताओ। हर शख्स ने कोशिश करके देख ली, लेकिन नाज थी कि बोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब फैसला हुआ मामला वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, इसको किसी अल्लाह वाले बंदे को दिखाएं। ये मामला गड़बड़ है। एक हफ्ता गुजर चुका था, मुश्किलों से उसको कुछ चंद लुकमे उसके पेट में जा रहे थे खाने के। गुमसुम सी थी वो, इंसान थी, कभी कभी हरकत कर लेती थी, कभी उठ के भी कुछ कर लेती थी, लेकिन गुमसुम थी वो, बात किसी से भी नहीं कर रही थी। आखिर एक वो पीर साहब के पास नाज को लेके गए। गुमसुम सी बैठी, पीर ने खड़े होकर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, पढ़ाई की, और पीर साहब ने बताया इसके ऊपर एक जिन आशिक हो गया है, जिसकी वजह से उस जिन का इसके दिमाग पे कब्ज़ा है। आप लोग जो भी इससे बात कर रहे हैं, जो कुछ भी इसको कह रहे हैं, ये नहीं आपकी किसी बात को सुन पा रही, क्योंकि इसके दिमाग पे कब्ज़ा ही जिन का है। उन्होंने उसके गले में तावीज़ डाला, उसके ऊपर फूंके मारते रहे, और 2-3 तावीज़ और दे दिए कि घर में जाके जिस कमरे में ये रहती है वहाँ पे ये तावीज़ आपने जलाने हैं, और पानी के अंदर ये वाला जो तावीज़ है ये घोलना है, सुबह दोपहर शाम 3 एक तावीज़, एक दिन में 3 तावीज़ घोल घोल के इसको पानी पिलाते जाएं, जान छूट जाएगी इस जिन से। और फिर 2-3 दिन के बाद फिर थे मेरे पास लेके आए। गरीब लोग थे, वही किया जो पीर साहब ने कहा। समझ गए थे कि ये जिन ही है जिसने कब्ज़ा किया हुआ है दिमाग पे। सुबह दोपहर शाम उसको तावीज़ घोल घोल के पिलाए, उसको गले में भी तावीज़ था। 3 दिनों के बाद फिर गए, फिर पीर साहब ने वही अमल किया, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एक बात तो सबको यकीन हो गया था कि नाज के साथ कोई है जिन्नाती मसला। थोड़ा सा और वक्त गुजरा, मजीद कहीं पता लगा फलां मोहल्ले के अंदर एक औरत रहती है, वो बहुत पहुंची हुई है, नाज को उसके पास लेके जाएं। नाज को उस औरत के पास लेके गए। उसने भी काफ़ी पढ़ाई की और कोशिश किया कि इस जिन को बाहर निकाल दे, अपने दम दरूद जो कुछ भी कर सकती किया, लेकिन नाज का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाई बाहर गया हुआ था, ये रात का टाइम था। जो नाज का शौहर था, उसका देवर जो था वो रात को बाहर गया हुआ था, ससुर भी बाहर थे, बाकी घर वाले सो रहे थे। नाज भी घर में थी और ये एक रात का टाइम था। नाज अपने बिस्तर से उठी है, चलती हुई किचन के अंदर गई है। उसने वहां पे क्या किया है ये किसी को भी नहीं पता लग सका, लेकिन उसी लम्हे देवर घर के अंदर दाखिल हुआ है। उसको कहीं प्यास लगी है और पानी पीने के लिए सीधा किचन में ही गया है। और जब किचन में गया है तो उसने देखा है नाज बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है और उसकी कमीज़ को आग लगी हुई है। किसी भी इंसान की कमीज़ को आग लगी हो तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी, ऐसे जैसे उसको पता ही नहीं है, और उसके कपड़ों को आग लगी हुई है। उसने जल्दी से पानी उठाया और उसके कपड़ों पर डालना शुरू कर दिया। आग पे उसने काबू पा लिया, कमीज़ ही कुछ जली, उसका जिस्म जलने से बच गया। अगर वो ना पहुंचता तो शायद उसके जिस्म को भी आग लग जाती। आग कैसे लगी थी? ना कोई पेट्रोल, ना कोई मट्टी का तेल, कुछ भी नहीं डाला था उसके ऊपर, तो फिर आग कैसे लगी? उसने खुद लगाई
या किसी और मखलूक ने उसको आग लगाई, वो उसको भी नहीं पता था। जब उसने आग देखी तो उस देवर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, आग आग आग। बाकी घर वाले भी जाग गए और सारे जमा हो गए। तो उन्होंने देखा वो एक कोशिश कर रहा आग बुझाने की, बाकियों ने भी कोशिश की, आग बुझा ली गई। क्या हुआ था, क्या देखा तुमने, देवर से पूछा गया। उसने बताया, जब मैं इसे पानी पीने के लिए अंदर गया तो ये खड़ी हुई थी और कपड़ों को आगे से आग लगी हुई थी। फिर से उसके बाद कोशिश की गई किसी और अल्लाह वाले को, पीर फकीर को ढूंढा जाए और उसका इलाज कराया जा सके, क्योंकि ये जो वाकया था इससे घर वाले और ज़्यादा डर गए थे। अब और ज़्यादा परेशानी लाहक हो गई थी उस आग को देखने के बाद। अब एक बड़े पीर साहब के पास लोगों ने भी कुछ मदद की, पैसा इकट्ठा किया। एक बड़े पीर साहब के पास, जिनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने पढ़ाई की, काफ़ी देर वो पढ़ते रहे और वो उन्होंने कहा इसके ऊपर जिन नहीं, एक परी है। हकीकत वो पीर साहब को बता बैठे थे कि हम शादी पे गई थी आखिरी दफ़ा। उसने कहा जब वो शादी पे गई है तो वहाँ रास्ते में एक परी खड़ी थी, उस परी ने इसको देखा है और इस पर आशिक हो गई है। अब इस लड़की पे उस परी का कब्ज़ा है, ये उस परी के कंट्रोल में है, मुझे उस परी को पकड़ना होगा। हल क्या है जी पकड़ने का, इतना पैसे लगेंगे, ये सामान होगा, ये होगा, ये होगा। इसके बावजूद कि वो गरीब शख्स थे, फिर भी उस बच्ची को बचाने के लिए उन्होंने पैसों का अहतमाम किया, सारा अरेंजमेंट किया और चीज़ें पीर साहब को पहुंचा दी गई। और पीर साहब ने नाज को बिठा के क्या चिल्ला किया अल्लाह बेहतर जानता है। कहा इस कमरे को खाली छोड़ दो और नाज को यहीं रहने दो, आज मैं परी निकाल के ही छोड़ूंगा। घर वालों को दूर भेज दिया गया, मतलब उस कमरे से काफ़ी फासले के पे ऊपर भेज दिया गया और वो नाज के ऊपर पढ़ाई करते रहे, क्या करते रहे, किसी को कुछ नहीं पता। तकरीबन कुछ 1.5 घंटे बाद उन्होंने कहा ठीक है अब आप इसको लेके जाएं। 1-2 दिन के बाद दोबारा से मेरे पास लेके आइएगा। वो नाज को घर लेके गए। पीर साहब ने अपना अमल अभी मुकम्मल करना था, अभी तो शुरुआत उन्होंने की थी, अभी मुकम्मल करना था। घर के अंदर पहुंचे, कोई तब्दीली नाज के अंदर नहीं आई। 2 दिन के बाद फिर से पीर साहब के पास लेके गए और पीर साहब फिर उसी तरह 1.5 घंटा अलग एक कमरे में रहे और उसके बाद फिर से कहा नाज को ले जाएं। 3-4 दफ़ा ऐसे किया और घर वालों को समझ आया कि पीर साहब पैसे भी ले चुके हैं और जब भी आते हैं नाज को कमरे के साथ नौजवान लड़की हम छोड़ जाते हैं। परी है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। फ़र्क तो नज़र आए, कोई अफाका तो। पूछा पीर साहब से और कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा अभी काफ़ी टाइम लगेगा, बड़ी हैवी है। तो वो समझ गए, गरीब लोग थे, कि इतना बड़े पीर से, नेटवर्क से, दरबार से हम कहाँ लड़ सकते हैं, चुप करें और बेटी को ले जाएं। ये कम है कि हर दफ़ा बेटी को 1.5 घंटे के लिए उसके बाद छोड़ देते हैं, जो तो बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, उसके साथ गलत भी हो जाए तो ये क्या कहेगी। कुछ दिनों के बाद वो जो पीर साहब उसकी परी को निकाल रहे थे, कुछ दिनों के बाद शाम के टाइम नाज अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। सास ने आखिरी दफ़ा देखी, अब देखते थे, देखभाल करते थे कि वो लेटी हुई है, काम में सास मसरूफ़ थी, कि उसने देखा धड़म की आवाज़ आई है, ये क्या हुआ है। वो किचन में थी, उसने बाहर निकल के देखा तो नाज ज़मीन पे पड़ी हुई थी। तब उसको अंदाज़ा हुआ कि वो छत पे चढ़ गई थी और छत से जाके उसने छलांग लगा दी थी, वो नीचे आके गिरी थी। उसका धड़म का जो आवाज़ थी उसके जिस्म ज़मीन पे गिरने की थी। कमरा बहुत ऊंचा तो नहीं था, कच्चा सा था, फर्श भी कच्चा था, पक्का फर्श नहीं था, लेकिन भागे उसको बेचारी को लेके कि कहीं सर पे चोट ना आई हो, टांग बाजू टूट ना गया हो। खराशें उसको काफ़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन हड्डी टूटने से बच गई थी। घर वाले जिन्होंने देखा था, सास कहती है, उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा जब तक हम इसको रोकने लगे हैं, इसको देखा ऊपर से छलांग लगाने लगी है, तब तक ये छलांग लगा चुकी थी। उन्होंने कहा क्या देखा। उन्होंने कहा बस ये देखा, इससे ऊपर खड़ी हुई थी, नीचे की तरफ नहीं देख रही थी, इसका मुंह ऊपर की तरफ ही था और ऊपर की तरफ देखते हुए इसने एक और कदम इस अंदाज में चलाया जैसे वो अभी भी चल रही हो। इस अंदाज में उसने पाँव रखे और धड़ाम से नीचे गिर गई। नीचे गिरने पर भी वो चीखी चिल्लाई, रोई बिल्कुल भी नहीं। फिर से एक सिलसिला शुरू हुआ, मज़ीद कोई पीर फ़कीर आमिल ढूंढें और इसका इलाज कराएं। बेचारे जितना कोशिश करते रहे, कर सकते थे, करते रहे। अभी तक उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आई थी। वही खामोशी, लेटी रहती, बैठी रहती, चुप रहती, ऐसी थी जैसे सांस चल रही है, आंखें झपकती नहीं है, पलकें झपकती नहीं है, बोलना भूल गई है, ज़बान हिलाना भूल गई है,
जिंदों में एक मुर्दा फिर रहा है जो बस सांस ले रहा है। तकरीबन 2018 में जो शादी हुई थी, कोई 2-2.5 साल मेरे ख्याल उन्होंने कहा है कि ये टाइम हो चुका था, पीरों फ़कीरों से इलाज कराते, ये वो करते, सारा कुछ करते, 2.5 साल हो चुके थे कि फिर से एक ऐसी रात आई। घर वाले सो रहे थे, ये तकरीबन सुबह 3-3:15 बजे का टाइम था। शोहर कहता है ये सो रही थी, इसकी आंखें बंद थीं, और शोहर कहता है एकदम मेरी आंख खुली है, मुझे बेचैनी सी महसूस हुई है, मैंने देखा ये बिस्तर पे नहीं है। मैंने कहा ये कहाँ गई? पता नहीं क्यों मेरी दिल की धड़कन तेज़ सी हो रही थी, उस बेचैनी की वजह से भी मैं एकदम उठा हूँ, और जब उठ के कहता है मैं किचन की तरफ गया हूँ, नाज पूरी आग की लपेट में थी, आग ने पूरे जिस्म को उसके लपेट में ले रखा था। फौरन उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, घर वालों को भी ऊंची ऊंची आवाज़ें देके बुलाना शुरू कर दिया। सर्दियों की एक रात थी, कंबल उठा के वो भागा और कंबल जाके उसने नाज के ऊपर डाल दिया। घर वाले मिलके कंबल डाल के जैसे कैसे नाज की आग बुझाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन जब अस्पताल लेके उसको पहुंचे तो तब उन्होंने कहा उसका ये आधा हिस्सा, दिल वाली साइड, ये सारी अच्छी खासी जल चुकी है। उसका चेहरा जला था, कम जला था, बहुत कम जला जाता, लेकिन बाकी हिस्सा, कमर उसकी सारी बेइंतहा अंदर तक जल गई थी, और आगे वाला हिस्सा भी सारा उसका जल गया था। डॉक्टरों ने इन्वेस्टिगेशन की कि आप लोगों ने कुछ किया है? उन्होंने कहा इससे पूछ रहे तो बोलती नहीं, हमने देखा, उन्होंने बताया। लेकिन हैरान कुन अभी भी बात यह थी, वो शोहर कहता है घर वालों ने पूछा कि ना हमें कोई चीखने की आवाज़ आई, ना कोई रोने की आवाज़ आई। जब किसी इंसान को आग लगी हो तो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो इसकी तो कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। तुमने क्या देखा? शोहर से पूछा। उसने कहा जब मैं अंदर गया हूँ तो पूरी आग की ये लपेट में थी। इंसान को इतनी आग लगी हो कि उसका पूरा जिस्म जल रहा हो तो वो बहुत ज़ोर से चीखो पुकार करता है। आग की शिद्दत, आग की गर्मी हर इंसान के लिए तकलीफ दे होती है, लेकिन ये खामोशी से खड़ी हुई थी, पूरे जिस्म ने आग पकड़ी हुई थी, वो फिर भी चुप करके खड़ी थी। उसके मुंह से चूं चां भी नहीं निकला, और उसके चेहरे पे वो जो तकलीफ होती है जलने के बाद, कि इंसान का जब जिस्म जल जाता है तो उसको इतनी तकलीफ होती है, वो उसके बाद भी कराहता रहता है। उसको नशा और अद्वियात देते हैं ताकि उसको सुकून में रहे, वरना उसको दर्द होगा। तो उसके बाद भी उसके चेहरे पे कोई दर्द नहीं था। उसका चेहरा, उसकी आंखें वैसी ही थीं, एक जगह पे स्टिल, कुछ भी नहीं देख रही, एक जगह को तकती जा रही। और 1 हफ्ता वो कहते हैं वो उसी अस्पताल में जिंदा रही है नाज। 1 हफ्ते के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई है। जिस तरह मैंने पहली एक फूफा की कहानी सुनाई उनके बच्चे वाली, दूसरी कहानी ये नाज की मैंने सुनाने से पहले ही कहा, इस कहानी में मुझसे सवाल पूछा गया है और मैं आज आपसे सवाल पूछूंगा और आपको इसका जवाब भी दूंगा। ये क्या था, इसका जवाब मैं दूंगा, आप लोगों से भी सवाल पूछूंगा। वो ये है, ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, इसको मैं प्रोग्राम में शामिल ना करता। एक बच्ची जिसकी शादी हुई, शादी से किसी की शादी में जाती है, वापस आती है, खामोश हो जाती है, कोई बोल चाल नहीं है, बंद हो गया, 2.5 साल तक बोलती नहीं है। एक दफ़ा आग लगाने की कोशिश की, कपड़े ही जले, बच गई, अल्लाह ने बचा लिया, जो भी सिलसिला हुआ। दूसरी दफ़ा छत से छलांग लगाई, बच गई, कोई हड्डी नहीं टूटी। दूसरी दफ़ा आग ने पूरे जिस्म को जला दिया, चीखो पुकार नहीं करी, यहाँ तक कि पीर के पास लेके जा रहे हैं और वो कह रहा है हर 2 दिन बाद लेके आओ, 1.5 घंटा मेरे पास छोड़ दो। एक तो वो कि जो भी पीर आपसे कभी भी ज़िंदगी में ये कहे कि आप लोग सारे कमरे से चले जाएं और मेरे साथ छोड़ दें, कोई भी शख्स खुदारा ये ना करे। माँ को ज़रूर मौजूद होना चाहिए, शौहर को मौजूद होना चाहिए, किसी ना किसी औरत को वहाँ पे लाजमी मौजूद होना चाहिए। चाहे वो ये कहे जिन बहुत ताकतवर है, जिन लड़ेगा, जिन आप पे हमला कर देगा, जिन आपको भी चिमट सकता है, कुछ भी कह दे, उसको कहे जिन निकल के अगर मेरे ऊपर भी हमला कर देगा तो आप किस चीज़ के आमिल हो, उस जिन को रोकना आपका काम है। अगर वो जिन निकल के माँ को या सास को कहता है तुम भी ना बैठो, तुम्हारे ऊपर जिन हमला कर देगा, तो वो जिन तो पीर साहब पे भी हमला कर सकता है। तो जिस तरह आपने बचाव करना है, उस खातून का भी बचाव करें। एक बात। दूसरा, बंद कमरे में नहीं बिठाना, ये गलत किया, बहुत गलत किया आप लोगों ने। उस बेचारी के साथ वो क्या कुछ करता रहा किसी को भी नहीं पता, जो थी ही खामोश, बोलती ही नहीं थी, जिसको आग लगी वो नहीं बोली, तो पीर ने कुछ किया होगा, उसके साथ ज्यादती की होगी, उसको झंझोर डाला होगा, तो मासूम क्या बोली होगी।
कभी भी, ये मैंने कहानी आज सुनाई भी इसलिए कि खुदारा कभी भी बेटी हो या बेटा हो अकेला नहीं छोड़ना। जिन्नात का कोई मसला हो, जिन हो, पीर सब कहें जादू है, चुड़ैल है, परी है, भूतनी है, कुछ भी है, अकेला नहीं छोड़ना। खुले ग्राउंड में बैठें, दूर खड़े हो जाएं आप, लेकिन मौजूद रहें। एक बात। दूसरी बात, क्या हुआ था, बहुत सारे सवाल होंगे लोगों के नाज के साथ, तो उसका जवाब ये है, सबसे पहले तो उसको स्कैटरिस्ट को दिखाना चाहिए था, दिमाग के डॉक्टर को। पीर फकीर के पास जाएं, बिस्मिल्लाह, आपको मैं नहीं मना कर रहा, वरना मैं तो इसके खिलाफ हूं। सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर को उसको दिखाते, उसके बाद फैसला करते। पीर फकीर का सबसे पहले किसी स्कैटरिस्ट को दिखाते, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। अब सवाल ये है, क्या उसके साथ जिन्नात का ही मसला था? क्या उसके साथ जादू का ही मसला था? क्या उसके ऊपर कोई परी आशिक हो गई थी, या कोई जिन के उसके दिमाग पे कब्जा था, जो पीर ने कहा था? ये इसलिए मैंने बातें कही और कहानी सुनाई है। मेरे पास जितनी भी लोग आ रहे हैं, एक इस तरह का पिछले जुमे को पिछला या उससे पिछले जुमे में लाइव में आप लोग देख सकते हैं, एक खातून ने मुझे डिटेल भेजी, मैंने उनको कॉल की और उन्होंने कहा इस बच्चे के बारे में बताइएगा। मैंने कहा जी, इस बच्चे का ये है, इसकी पैदाइशी तौर पे दिमाग स्लो है और पैदाइशी तौर से ही उम्र में काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन दिमागी तौर पे आज भी छोटा सा बच्चा है। इसके साथ जादू कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा जी, आप वाहिद शख्स हैं जो ये जुमला बोल रहे हैं। जितने लोगों के पास गए, किसने कहा जादू है, किसने कहा जिन है, किसने कहा तावीज़ है, किसी ने कहा भूत है, सब ने ये कहा है। मैंने कहा डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने, डॉक्टर ने वही बात कही है जो आपने कही है, दिमागी तौर पे ये स्लो है। मैंने कहा अगर ऐसा होता, ये बच्चा नॉर्मल होता और उसे बाद में इसका दिमाग ऐसा हो जाता, फिर तो चलो बात समझ आती है। तो जब पैदा हुआ था तब से छोटा इसका दिमाग है ना, स्लो पर इसका दिमाग हुआ है। कह रहे हाँ जी, बचपन से इसका दिमाग स्लो है। तो मैंने कहा फिर पीरों फकीरों के पास क्यों गए हैं? सबको पैसे दिए हैं जी? कहते हैं सबको पैसे दिए। कोई इलाज हुआ है? उन्होंने कहा नहीं। वहम और बढ़ाता गए हैं, खौफ और पैदा करते गए, इलाज किसी ने भी नहीं किया। आपने कहा है या डॉक्टरों ने कहा है ये बच्चा दिमागी तौर पे स्लो है, इसकी परवरिश ये है, कद और कामत बड़ी हो जाएगी, दिमागी तौर पे बच्चा रहेगा। मैं कहा है भी ऐसे, ठीक है। इसके साथ भी इसी तरह का एक मसला था जो हर पीर ने, फकीर ने उसको वहम में डाला और टेंशन में डाला और आपको जादू जिन्नात का कह के पैसे बटोरे। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ इसलिए नहीं सिखा रहा कि आप मेरे पास हैं और मुझे कहें जी हमारा तोड़ करके दें जी, हमें पानी पढ़ के दें जी, हमें ये करें। नो, खुदारा आप खुद तोड़ कर सकते हैं। उसके वालिदैन अगर मेरी ये स्टोरी सुन रहे हैं, बल्कि बख्तावर साहब आपसे कह रहा हूँ ये कहानी उनको ज़रूर सुनाइएगा। खुदारा किसी के साथ भी ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या हो जाए तो इसकी मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई हुई है। जादू हो, जिन्नात हो, कुछ भी हो, आप लोग भी इसका तोड़ कर सकते हैं। कुछ भी ना करें ना, अगर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, जादू हो, जिन्नात हो, चुड़ैल हो, भूतनी हो, कुछ भी उसके ऊपर होगा, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल पढ़ के भी आप दम करेंगे ना, तो उसके ऊपर जो भी जिन होगा आपको खुद ही पता लग जाएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आ सकती क्योंकि इस पर भी कुछ लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता लगता, लेकिन जो जेन्युइन होता है वो खुद ब खुद पता लग जाता है। उसकी अलामात हैं। उस बच्ची का खामोश रहना ये जिन की अलामात नहीं है कि दिमाग पे कब्जा कर लिया है, ये अलामत कत्ता नहीं है उसके साथ जिन्नात था। बाकी कहानी सुना दी है। आज आपसे आखिरी सवाल जो मैंने कहा था पूछ के जाऊंगा, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब तो दुनिया बहुत बदल गई है। नेगेटिव एनर्जी है, उस पर मैं मानता हूँ, उसके तरीके भी सिखाता हूँ। जादू से होती है, जिन्नात से होती है, नज़र बद से होती है, हसद से होती है, बंदिश से होती है, और वैसे भी नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात होते हैं। तो सवाल ये है, गोरे ने कभी तावीज़ क्यों नहीं पहना? गोरे पे कभी जिन क्यों नहीं आते? आते हैं कम है हमारी निस्बत, हमारे तो हर घर में आए हुए हैं ना, तो उनके तावीज़ नहीं। इसलिए कि उसने आता उनके साथ भी है, सब कुछ उनके साथ भी ये सेम होता है, लेकिन वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटा के पॉजिटिव एनर्जी को आगे ले आता है। मेरिट पे काम मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, मेरिट पे कमा लेते हैं, भूखा कोई नहीं रहता। हर चीज़ आप कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं सकते, ख्वाहिशात ही पूरी नहीं होती, फिर हम जादू पीर फकीर के पास चले जाते हैं। मेरा सवाल आपसे भी है, बहुत सारे यूरोप के ऐसे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा भूत प्रीत जो शराबें पीते हैं, गुनाहों में गर्क हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना जिससे करने से आपके घर में बरकत ख़त्म हो जाती है, करने से जिन आपके घर में आ जाते हैं। वो सारे काम तो टका के कर रहे हैं, दबा के वो काम कर रहे हैं। उनको क्यों नहीं जकड़ा हुआ जिन्नात ने? हम जैसों को ही क्यों जकड़ा हुआ है? जहाँ पे हर वक्त अजान गूंजती है, अभी थोड़ी देर तक फजर की अजान आ जाएगी, पूरे स्मॉल टाउन में अजान गूंजेगी, हर तरफ गूंजेगी। जहाँ पे अजान गूंजती है वहाँ पे ही जिन्नात फिरते हैं, जहाँ पे अल्लाह का जिक्र तक नहीं है वहाँ पे जिन्नात जाते ही नहीं है।
ये मेरा आपसे सवाल है, इसका कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और अब बख्तावर साहबा, मैं आपसे कहूँगा उस बच्ची की मुझे तस्वीर भेजिए, मैं आपको देख के बताता हूँ, उसकी 1-2 तस्वीरें मुझे भेजिए, मैं आपको देख के बताता हूँ उसके साथ क्या मसला था। अगर काश 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 अल्लाह की रज़ा आप मुझसे रब्ता कर लेते, लेकिन कहानी ये 2.5 साल पुरानी, आप मुझसे रब्ता कर लेते तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाती, मैं आपको उसको ठीक कर देता, नौबत ये मौत तक ना आती। मौत बरहक है, आनी है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है इलाज फिर भी ज़रूरी है, दवा और दुआ फिर भी ज़रूरी है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए था। बहरहाल अल्लाह की रज़ा वो चली गई, अल्लाह ताला उसकी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उस बच्ची के साथ, उस बेटी के साथ क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। तो मेरे सवाल का जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, और अपनी बच्चियों को कभी भी इस तरह अकेले मत छोड़िएगा किसी पीर फ़कीर के बाद। खुदारा आज की कहानी ये इसलिए थी, किसी के साथ भी हो ना तो सबसे पहले कुछ भी ना कीजिए, खुद ही 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 1 दफ़ा चारों कुल, या फिर 4 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 4 दफ़ा चारों कुल पढ़ के फूंक मारिए, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। नहीं तो मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसको आप देख के आप खुद कर सकते हैं। नहीं तो मैं हाजिर हूँ, मैं कोई पैसे नहीं लेता, फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ, और सिखाता इसलिए हूँ कि आप खुद कर सकें। आप लोग मेरी फैमिली हैं, इस कहानी का भी यही एक मकसद था, हमने अपने इर्द गिर्द निगाह रखनी है और बचाना है ऐसे लोगों को। तो इजाज़त चाहूँगा, आप लोग भी अपनी कहानियाँ सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। वॉइस मैसेज में भी कहानी आप रिकॉर्ड करा के भेज सकते हैं, और लिख के भी आप मुझे कहानी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में, वॉइस मैसेज करके भेजें या लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने STORY स्टोरी उर्दू में या इंग्लिश में आखिरी लफ्ज़ आपका स्टोरी होना चाहिए, या फिर आप OCS लिख दें। ऑफ कैमरा स्टोरी का बनता है ना शुरू वाले लफ्ज़, OCS लिख दें, या स्टोरी इंग्लिश में या उर्दू में आखिरी लफ्ज़ आपका स्टोरी होना चाहिए या OCS होना चाहिए, तो मैं समझ जाऊँगा और आपकी कहानी को नंबर दे के सेव कर लूँगा, और प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपकी कहानी शामिल हो जाएगी। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड 00923136655500। रिपीट कर देता हूँ, 00923136655500। और पाकिस्तान से अगर भेजना हो तो डायरेक्ट नंबर है 031366555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।